वेलकम बैक एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल को कि बोर्स ने एटॉमिक मॉडल अपना क्यों दिया और उस समय से पहले जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उसमें क्या कमियां थी कि इनको देने की जरूरत पड़ी और उस कमियां को ये एटॉमिक मॉडल कैसे सॉल्व करता है, ये पूरा जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बोर से एटॉमिक मॉडल जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि बोर जब एटॉमिक मॉडल दिए थे उससे पहले कौन सा एटॉमिक मॉडल था और उस एटॉमिक मॉडल में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई जिसके लिए एक न्यू एटॉमिक मॉडल की जरूरत थी। तो उससे पहले जो एटॉमिक मॉडल था वो दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं। इसमें शॉर्ट वे में बता देता हूं कि इसमें रदरफोर्ड ने बोला था, तो ये एक एटम है, इसके न्यूक्लियस में उन्होंने बोला कि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में इसके चारों साइड क्या करता है, रोटेट करता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा बन रहा है, इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है, उसके द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। इसके चारों साइड इन्फिनेटली मतलब बहुत दूर तक क्या बन रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। उसमें जब कोई चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, जब चार्ज पार्टिकल इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी निकलता जाएगा। एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगा। और जैसे जैसे उसका एनर्जी निकलता जाएगा उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और ऑर्बिट छोटा होते 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 उसके न्यूक्लियस में जाके वो इलेक्ट्रॉन टकरा जाएगा और वो एटम खत्म हो जाएगी। अगर वो एटम खत्म हो जाएगा इसका मतलब दुनिया में जितना भी चीज एटम से बना है वो सारा चीज खत्म हो जाता, पूरा दुनिया ही खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। इसका मतलब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि उस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को किस तरह सॉल्व किया और इसके बीच में डेवलपमेंट हुए उसको भी एक्सप्लेन करता है। उसका जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है। तो इसके बाद क्या किया, बोर्स और रिटवर्स ने बहुत सारे हाइड्रोजन पे एक्सपेरिमेंट किए। उसमें क्या क्या किए, हाइड्रोजन है मान लो, इस हाइड्रोजन के सैंपल को गर्म किए, या हाइड्रोजन गैस है मान लो इसमें, ठीक है, और इसमें एक रेडिएशन भेजिए जिसमें व्हाइट लाइट था। व्हाइट लाइट में आपको पता है कि सारे कलर्स होते हैं, स्पेक्ट्रम के सारे कलर्स होते हैं। तो उसको उसको के पास किया और उसमें से जो इमरजेंट वेव है, इमरजेंट जो रे है, बीम है, उसको प्रिज्म से होके पास किया और उसको एनालाइज किया। तो जब उसको एनालाइज किया तो उनमें देखा है उन्होंने उसमें कुछ कलर्स गायब है, कुछ कलर्स गायब है, जिसके जगह पे ब्लैक, जो ब्लैक स्ट्रिप है, इसका मतलब कुछ कलर्स उसमें से चले गए, कहीं चले गए। तो उन्होंने ये बताया कि वो जो कुछ कलर्स है मतलब कुछ एनर्जी, कुछ वेवलेंथ का जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब कर लिया गया, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। और इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जिस सैंपल का ये स्पेक्ट्रम निकलेगा उसको उस सैंपल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो उसमें कुछ खास कलर्स क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। तो हाइड्रोजन कोई खास कलर्स ही एब्जॉर्ब किया है, मतलब कुछ खास वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब किया है, मतलब कुछ खास एनर्जी ही एब्जॉर्ब किया, सारा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया। कितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करे सेम ही रिजल्ट आता है। वहीं पे अगर कोई गर्म हाइड्रोजन का एटम है या फिर हाइड्रोजन गैस है, उसमें से एक रेडिएशन को लेके अगर प्रिज्म से पास करके उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वही जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया था, जो कलर एब्जॉर्ब उसमें हुआ था, वही रेडिएशन, वही कलर यहाँ पे निकलता है। इससे ये पता चलता है कि हाइड्रोजन कोई खास कलर ही निकाल रहा है और कोई खास कलर ही एब्जॉर्ब कर रहा है, चाहे ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार भी करे। ठीक है, तो इससे बोर्स ने और रिटवर्स ने यह बताया कि हाइड्रोजन के अंदर कुछ ऐसा एनर्जी लेवल्स है जिस एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, बीच में कोई और एनर्जी लेवल में नहीं जाता है। ठीक है, ये किसने बोला, बोर्स और रिटवर्स ने ये कंक्लूजन निकाला। लेकिन उस समय की क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा रूल, ऐसा कोई लॉ ही नहीं था जो इस चीज को एक्सप्लेन करे कि इलेक्ट्रॉन कुछ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में ही क्यों जाता है, किसी खास ऑर्बिट में ही क्यों जाता है। ये ऐसा कोई लॉ ही नहीं था जो इसको एक्सप्लेन करे। इसके लिए बोर्स ने एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने
जो रदरफोर्ड का जो प्रॉब्लम था, जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व किया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, इमिशन या एब्जॉर्प्शन दोनों स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, तो उसको हम जानेंगे। उसका टोटल में हम 6 पॉइंट में पूरा एटॉमिक मॉडल जान जाएंगे और आपको इसके अलावा मैं गारंटी देता हूं कि कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। तो मैं फर्स्ट पहले लिख देता हूं, ऐसे लिख के फिर समझाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एटम हैज ए न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज सपोज टू प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसपे पूरे एटम का जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो वही न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और ये न्यूक्लियस एटम के रिलेटिव में बहुत ही छोटा होता है। ये बहुत ही छोटा होता है। यहाँ पे मैंने दिखाया, वो बड़ा करके दिखाया कि आपको दिख सके, ये इससे भी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है वो। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो सेकेंड पॉइंट है कि द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर revolving around the nucleus in the same way as planets revolve around the sun. The path of the electron is circular. मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को उसी तरह रिवॉल्व कर रहा है जैसे कि सन को सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, पर सन को जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो सर्कुलर पाथ में नहीं, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को किस पाथ पे रिवॉल्व करता है? सर्कुलर पाथ पे। सर्कुलर पाथ पे उस पर रिवॉल्व करता है, उसके चारों साइड। ठीक है, तो जब सर्कुलर पाथ पे वो रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिवली चार्ज है, और प्रोटॉन क्या है? जो उसके न्यूक्लियस में है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से। तो वो ये होना चाहिए कि वो उसके अंदर चला जाना चाहिए, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉन पे एक दूसरा फोर्स भी लग रहा है जो कि है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो उसके बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि उस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, जिसके कारण वो एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहा है, जिसके कारण वो अपने ऑर्बिट में रह जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि वहां बैलेंस है। जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो यहां पे लिख सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल नहीं है, ये सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीफ्यूगल मीन्स बाहर की ओर। सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया जाता है उस दोनों के अट्रैक्शन के कारण, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो उसमें एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये किधर की ओर लगता है? बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर लगता है। तो वो एक दूसरे के ठीक अपोजिट रहता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे क्या रह जाता है? बैलेंस रह जाता है। वो बाहर नहीं जाता है, वो अंदर नहीं जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब हम लोग जानेंगे थर्ड पॉइंट। इसके लिए पहले इसको मिटाना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट है ये कि आउट ऑफ द इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ ऑर्बिट छूट गया, अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब यहाँ पे इस प्रोटॉन के चारों साइड इन्फिनिट डिस्टेंस तक, इन्फिनिट ऐसा ऑर्बिट्स हो सकता है, लेकिन उस ऑर्बिट्स में ये जो व्हाइट वाला इसके बीच में दिख रहा है, मतलब ये सब जो ऑर्बिट है, सिर्फ वही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में है। ठीक है, इसी के लिए सिर्फ ये ऑर्बिट्स हो सकता है, और इसी ऑर्बिट्स को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और इसको नेमिंग करते हैं n1, n2, n3, n4, n5, n6, ऐसे ऐसे करते जाते हैं इन्फिनिट तक। ठीक है, और इसी को KLMNOP जो आपने देखा होगा बुक्स में लिखा हो रहता है, इसी सब ऑर्बिट्स को बोलते हैं, जो कि है स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो जो इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं यहाँ पे, उसमें से कुछ ही ऑर्बिट है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीपल में है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो सकता है? 1h/2π, मतलब h/2π फर्स्ट वाले ऑर्बिट का होगा। सेकेंड वाला जो ऑर्बिट होगा उसका क्या होगा? 2h/2π। थर्ड वाले का 3h/2π।
फोर्थ वाले का 4h/2π, ठीक है। ऐसा 2h/2π के मल्टीपल में हो रहा है, देखो ये 1 2 3 4 यानी h/2π इस सब में कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, तो mvr जो कि एंगुलर मोमेंटम है वो किसके मल्टीपल में होगा, h/2π के मल्टीपल में, ठीक है। और इसके मल्टीपल मतलब यहाँ इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, कोई नंबर होना चाहिए जो कि यहाँ n, तो mvr = nh/2π। ये mvr है, ये एंगुलर मोमेंटम है, क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम वो क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड मतलब कोई खास वैल्यू ले रहा है, ठीक है। इसलिए ये सारे ऑर्बिट्स ही क्यों होंगे, क्योंकि उस ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो क्वांटाइज्ड है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का h/2π हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट का 2h/2π हो जाएगा, ऐसा थर्ड का 3h/2π एंड सो ऑन। तो इसीलिए इसी ऑर्बिट्स को चुना जाता है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब जानेंगे फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि द ऑर्बिट्स in which electron stays without losing energy is called ground or normal state, or in normal state potential energy of electron will be minimum, hence it will be most stable। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे ऑर्बिट में रह रहा है जिस ऑर्बिट में से वो एनर्जी लूज करके किसी और ऑर्बिट में नहीं जा रहा है, तो उस ऑर्बिट को, उस इलेक्ट्रॉन या उस एटम को बोलेंगे कि वो एटम ग्राउंड स्टेट में है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्राउंड स्टेट में है, क्योंकि वहां से एनर्जी लूज करके कहीं और नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए वो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, n = 1 जो है फर्स्ट ऑर्बिट होता है, वो होता है ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन के लिए। अगर सेकेंड में है तो एनर्जी लूज करके फर्स्ट में आ जाएगा, या थर्ड में है तो सेकेंड या फर्स्ट में आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट में है तो वो कहीं एनर्जी लूज करके नहीं जाएगा, उसको एनर्जी चाहिए कहीं और जाने के लिए, समझ रहे हो, तो वो ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट आपको समझना बहुत ही जरूरी है केमिस्ट्री में, क्योंकि इससे आपको अदर कंसेप्ट जो है जैसे बॉन्डिंग वॉन्डिंग जो है आगे का, वो सब आपको जानने में बहुत ही आसानी होगी, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट समझ में आ गया। और ग्राउंड स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम रहेगा, सबसे कम रहेगा, और वो एटम है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट भी हमने लिख दिया समय बचाने के लिए एक साथ। ईच स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर also called energy levels and are numbered as 1 2 3 4 or KLMNO from nucleus outwards। energy of each orbit is determined by this equation। okay, तो जो जितने भी ऑर्बिट्स हैं, जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स मैंने बताया जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। ऑर्बिट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ही स्टेशनरी ऑर्बिट्स होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीपल में होगा, वही स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाएगा। तो उस स्टेशनरी ऑर्बिट को हम लोग नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 या फिर KLMNO के तरह, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। उस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स। यही एनर्जी लेवल्स है जिसके कारण हाइड्रोजन में अलग अलग तरह का स्पेक्ट्रम निकल रहा था, या फिर एब्जॉर्प्शन हो या इमिशन स्पेक्ट्रम हो, वो अलग अलग तरह का आ रहा था। और उसका उस अलग अलग जो एनर्जी लेवल्स है उसका एनर्जी हम निकाल सकते हैं किस इक्वेशन के द्वारा, इस इक्वेशन के द्वारा। E = -2.178 × 10⁻18 × 1/n² जूल। तो यहाँ n अगर फर्स्ट रख देंगे, फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है तो यहाँ 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इतना जूल फर्स्ट E1 हो जाएगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, इतना जूल। यहीं अगर सेकेंड रखेंगे यहाँ तो 2 का स्क्वायर करके जो इक्वेशन जो आएगा वो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से उसका एनर्जी निकलेगा। अब एक चीज देखो, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी बहुत ही कम रहता है। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। लेकिन आप बोलोगे यहाँ n जो है वो डिनोमिनेटर में है, n क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो n जैसे जैसे बढ़ना चाहिए वैसे वैसे वैल्यू कम होना चाहिए। आप कैसे बोल रहे हो कि एनर्जी बढ़ता जा रहा है, वो मैं बताता हूँ। पहले ये समझ लो कि अगर कोई डिनोमिनेटर में है तो वैल्यू कैसे घटता जाता है। जैसे कि मान लो 8 × 1/x का स्क्वायर है, या n का स्क्वायर इस केस में समझ लो, इजीली अगर समझना है तो अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर × 8 = यहाँ 2 हो जाएगा टोटल। इसको अगर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 2, ये 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू घटता जा रहा है। यही अगर 3 रखेंगे तो 9,
8 इंटू 1/9 हो जाएगा, मतलब 8/9, इससे भी छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये छोटा होता जा रहा है, लेकिन इस केस में ये बड़ा होता जा रहा है, इवन दो कि इसका डिनोमिनेटर में है n स्क्वायर, बिकॉज ये जो है निगेटिव नंबर से, ये क्या है, निगेटिव है। तो मान लो, ये बताओ मुझे कि -20 बड़ा है या -16 बड़ा है, इस दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा -16 है ऑब्वियसली, बिकॉज ये एक निगेटिव नंबर, ये क्या है, एक निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर में जो कि 0 के पास रहेगा वो सबसे बड़ा होता है। तो -20 नहीं बड़ा होकर क्या है, -16 बड़ा है। इसीलिए फर्स्ट ऑर्बिट जो है, फर्स्ट ऑर्बिट उसका एनर्जी कम है, उससे ज़्यादा कम है सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी, उससे ज़्यादा कम है थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी, उससे ज़्यादा कम है फोर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ मैंने जो दिखाया है वो एनर्जी जूल्स में दिखाया है कि एक का -20 है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि उस ऑर्बिट का एनर्जी उतना है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, आपको समझने के लिए 20 बता दिया। ऐसा नहीं कि 20 फर्स्ट वाले ऑर्बिट का एनर्जी है, इजी नंबर लिखा है, इस तरह का पॉइंट वाला नंबर्स नहीं लिखा है जो कि आपको कंफ्यूजन हो। आपको समझने के लिए सिर्फ मैंने लिख दिया कि -20, -16, -14 या -8, जो भी नंबर लिखा है मैंने, तो वो सिर्फ आपको समझने के लिए कि एनर्जी डिफरेंस, ये घटता आपको भले ही नंबर दिख रहा है लेकिन माइनस में है, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे ये ऑर्बिट दूर जाएगा उसका एनर्जी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसका नेमिंग किस तरह से होता है, वहाँ जो न्यूक्लियस है उसके पास वाले को फर्स्ट, उसके सेकेंड पास वाले को सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लिखते हैं, या KLMNO की तरह भी लिखते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट्स का एनर्जी तो समझ में आ गया, लेकिन ऑर्बिट के डिफरेंस का एनर्जी आप देखो, ये ऑर्बिट, दो ऑर्बिट का जो डिफरेंस है, जैसे कि अगर E1 में से E2 घटाएंगे या E2 में से E3 घटाएंगे, E3 में से E4 घटाएंगे, तो E1 में से E2 जो घटाएंगे तो वो बड़ा नंबर निकलेगा, E2 में से E3 घटाएंगे तो वो उससे छोटा नंबर निकलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि E1 भले ही छोटा है E2 से, भले ही छोटा है E3 से, भले ही छोटा है E4 से, एंड सो ऑन, लेकिन E2 माइनस E1 बड़ा होगा E3 माइनस E2 से, वो भी बड़ा होगा E4 माइनस E3 से, और ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस ये 1 है, तो इसका जो डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस, वो बड़ा होगा E2 माइनस E1, और E3 माइनस E2 इससे छोटा होगा पर इससे तो बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह का है। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पे नंबर्स दिए हैं कुछ, उस नंबर को आप अगर घटा के देखिएगा तो E2 माइनस E1 जो है वो बड़ा नंबर आएगा, E3 माइनस E2 जो होगा वो उससे छोटा नंबर आएगा। तो जो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि दूर जाते जाते ये क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। इसलिए मैंने ऑर्बिट्स का डिफरेंस ऐसा कांस्टेंट नहीं रखा है, अलग अलग रखा है, जिससे कि आप समझ पाएं कि उसका एनर्जी का डिफरेंस किस तरह से रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 5th नंबर। अब लिखता हूं 6th और लास्ट नंबर। तो 6th और लास्ट जो पॉइंट है जो बोर ने दिया, नील्स बोर ने दिया, वो था द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कैन ओनली अकर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर। डेल्टा E इक्वल टू E हाई माइनस E लो इक्वल टू H न्यू। तो मान लो जैसे कि ये एटम है, ठीक है, इसमें एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और कोई रेडिएशन आके इससे टकराएगा, उतना ही रेडिएशन चाहिए जितना रेडिएशन से ये दूसरे ऑर्बिट में जा सके, ठीक है। तो इसमें आके रेडिएशन कोई टकराएगा, वो रेडिएशन कोई भी हो सकता है, विजिबल लाइट हो सकता है, अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकता है, या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकता है। तो जब उससे टकराएगा तो ये आउटर ऑर्बिट में चला जाएगा। एक खास मात्रा का, एक खास एनर्जी का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होना चाहिए, तो ही ये आउटर ऑर्बिट में जाएगा। तो ये आउटर ऑर्बिट में चला जाएगा और उसमें रिवॉल्व करने लगेगा, ठीक है। तो रेडिएशन उससे टकराया, देन वो गया आउटर ऑर्बिट में, और वही रिवॉल्व कर रहा है, उससे वो एनर्जी निकल जाए, वो रेडिएशन उससे क्या हो, निकल जाए, तो फिर वो क्या आ जाएगा, वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, उसके प्रीवियस जो ऑर्बिट है उसमें आ जाएगा। तो वो जो एनर्जी चाहिए उसको, वो एनर्जी कितना चाहिए, डेल्टा E इक्वल टू E हाई माइनस E लो, मतलब जिस ऑर्बिट में वो गया है उसका एनर्जी माइनस जिस एनर्जी से वो जा रहा है उसका एनर्जी को करेंगे, तो उतना एनर्जी का क्या चाहिए, रेडिएशन चाहिए। तो उस एनर्जी का रेडिएशन से उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी जान सकते हैं, H न्यू, न्यू इसका फ्रीक्वेंसी है, या फिर hc/λ उसका वेवलेंथ भी जान सकते हैं कि कौन सा वेवलेंथ देंगे तो किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है। या फिर किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में गया है, देन कौन सा जो वेवलेंथ का रेडिएशन निकला है या एनर्जी कितना है उस रेडिएशन का, वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो ही क्या निकलेगा, वो एनर्जी निकलेगा। वो एनर्जी को हम लोग कलर के रूप में देखते हैं, जो कि कलर क्या है, उसका डिफरेंट वेवलेंथ, रेड का अलग वेवलेंथ है, ब्लू का, वायलेट का, ऑरेंज का, सबका अलग अलग वेवलेंथ है।
मतलब अलग अलग तरह का एनर्जी उसमें से निकल रहा है, ठीक है। कुछ अल्ट्रावायलेट में भी निकलता है जो कि हम देख नहीं पाते हैं। तो डेल्टा ई क्या है, उस एनर्जी का डिफरेंस, ई हाई माइनस ई लो, ठीक है, यानी एच न्यू। तो एक खास एनर्जी अगर उसमें देंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा एक खास ऑर्बिट से दूसरे खास ऑर्बिट से, ठीक है। तो एनर्जी कितना चाहिए, ई हाई माइनस ई लो। तो डेल्टा ई समझ में आ गया आपको। और इसी पॉइंट में आगे है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, द न्यू स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। मतलब इससे पहले मैंने बताया था ग्राउंड स्टेट के बारे में। ग्राउंड स्टेट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रह जाए बिना एनर्जी रिलीज किए, बिना दूसरे ऑर्बिट में जाए, तो वो ग्राउंड स्टेट हो गया। वही ग्राउंड स्टेट में अगर उसको कोई एनर्जी दे दिए हैं, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसमें दिए हैं, तो एक नया ऑर्बिट में वो चला जाता है। उस नया ऑर्बिट में जो गया हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, या उस एटम को बोलेंगे एक्साइटेड एटम, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट आपको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, तो ये दोनों आप जरूर समझिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उस स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस कैसे निकालते हैं, कि कितना लंबा है वो कैसे कैलकुलेट किया बोर्स ने, और उस इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है उसका वेलोसिटी कैसे पता किया, उसका टाइम कितने टाइम में रोटेट कर रहा है, वो सब कैसे पता किया, ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।